हेलो। अभी आ रही है आवाज? ठीक है। ओके ओके, चलिए। हाँ जी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी, वॉइस का कुछ इशू था, वो अब आशा करती हूँ सॉल्व हो चुका होगा। तो पवन सिंध जी, रजनीश राणा, वेरी गुड इवनिंग। सपना, आई थिंक नाउ द वॉइस इज ओके, राइट? गुनगुन ढिल्लों के नाम से आईडी है, वेरी गुड इवनिंग। तो आशा करती हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे से जा रहे हैं, और अब तक जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो आपने बहुत अच्छे से नोट्स भी मेंटेन किए हैं और उन पे अच्छे से स्वयं भी प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने एसिड बेसिस पे चर्चा की थी और उससे रिलेटेड कुछ मॉक क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे। ठीक है, आगे हम आज एक इम्पॉर्टेंट और बढ़िया टॉपिक उठाते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आपको दिक्कत कर सकता है। दिक्कत क्या है, इसमें बच्चे थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से मांगते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जिसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जिसे कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। 10 तक तो कंबाइंड साइंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जब फर्स्ट ईयर इंटर तक हम लोग पहुंचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर केमिस्ट्री की 3 ब्रांच हो जाती हैं। कौन कौन सी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, और तीसरी जिसको फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से या भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि स्टूडेंट्स ज्यादातर दिमाग में आता है, स्ट्राइक करता है, क्या कि, हाँ जी, ठीक है नीतीश, इधर देखिए, कि मैम हिंदी में कार्बनिक रसायन तो इंग्लिश में हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, कार्बोनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं बोलते? CARBONIC, इस तरीके से कार्बोनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं बोलते? तो मेरा एक ही जवाब है आप सभी को, और यही सत्य है कि एक समय था क्या कि लोग जब स्टडी किया करते थे किसकी? नेचुरल कंपाउंड्स की। किसकी? हाँ, ठीक है, ओके। तो नेचुरल कंपाउंड्स की स्टडी, प्राकृतिक चीजों की, हर वो प्राकृतिक चीज जो कि प्रयोगशाला में निर्मित नहीं हुई है लेकिन प्राकृतिक रूप से पाई जा रही है, जैसे कि गन्ने के रस को किड़वन के पश्चात हमने उसमें क्या कह दिया कि ये सिरका बन गया, है ना? इसी उसमें कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। इसी की प्रकार से अगर हम बात करें तो यूरिया, इसी प्रकार से मेथेन, इन गैसों पर जब अध्ययन कहलाता था तो इनडायरेक्टली अगर हम बोलें एट अ टाइम पीरियड कि प्राकृतिक नेचुरल नेचुरल कंपाउंड्स की स्टडी को कहा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्राकृतिक रसायन। और इसी संदर्भ में समय चलता गया और एक अवधारणा बना ली गई कि जितने भी प्राकृतिक यौगिक हैं, जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स हैं, इनको कभी भी हम डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, लैब में निर्मित नहीं कर पाएंगे। यश जी, हमने आपका कमेंट कर लिया। हाँ, नहीं वो भी करवा देंगे, डोंट वरी। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? वर्जीलियस। वर्जीलियस ने अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत की, किसके संदर्भ में? तो याद रखेंगे, बर्जीलियस ने किसके संदर्भ में अपनी अवधारणा दी? और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक का मतलब कोई चीज जो कि नेचुरल हो, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? क्या कि प्रकृति में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं इनको कभी भी प्रयोगशाला में निर्मित करना असंभव है। बात सुनिएगा पूरी। और क्या कहा इन्होंने? इनका मानना था कि जैसे किसी जीव में, जैसे कि मधुमक्खी काट के गई तो हमारे शरीर में कौन सा एसिड छोड़ के चली गई? फॉर्मिक एसिड। तो इनका ऐसा मानना था कि ईश्वर के द्वारा एक जैवीय शक्ति, इट इज अ वाइटल एनर्जी, इन्होंने इस शक्ति का नाम दिया वाइटल एनर्जी, और कहा कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन नेचर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइटल एनर्जी विच इज गॉड गिफ्टेड टू द लिविंग बींग्स, एंड ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी डिस्कवर इन द लैब। क्या कहा इन्होंने? कि प्रकृति में सभी कार्बनिक यौगिक ईश्वर द्वारा जीवधारियों को प्रदान की गई एक जैव रासायनिक शक्ति के कारण होते हैं, वाइटल एनर्जी के कारण होते हैं। इनको इंसान के द्वारा कभी भी बनाया नहीं जा सकता, अतः इनको प्रयोगशाला में निर्मित करना असंभव है। इनके इस सिद्धांत को उस टाइम नाम दिया गया बर्जीलियस का, क्या नाम था? इसको वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी,
सॉरी, वाइटल फोर्स थ्योरी किसके संदर्भ में थी? ये आपसे कई बार पूछ लेता है कि बर्जीलियस का जैव रासायनिक सिद्धांत, जैव रासायनिक सिद्धांत क्या कहता है? बर्जीलियस का जैव रासायनिक सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? लिख लेते हैं क्योंकि ये चीजें हमसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं। क्या? इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कवर, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू डिस्कवर any organic compound in lab, any organic compound in lab, all organic compounds exist in nature just because of a vital energy God gifted to living beings, God gifted to living beings. क्या कहा इन्होंने कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में निर्मित करना असंभव है, प्रयोगशाला में निर्मित करना असंभव है, क्योंकि प्रकृति में सभी कार्बनिक यौगिक ईश्वर द्वारा जीवधारियों को प्रदान की गई, ईश्वर द्वारा जीवधारियों को प्रदान की गई जैव रासायनिक शक्ति के कारण होते हैं, जैव रासायनिक शक्ति के कारण होते हैं। ये वो समय है जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में डिस्कवर नहीं किया गया था। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपसे इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनेगा? विच थ्योरी स्टेट्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवरीड इम्पॉसिबल इन लैब? किस व्याख्या के अनुसार, कौन सी व्याख्या है या किस वैज्ञानिक के अनुसार ऐसा कहा गया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में निर्मित करना असंभव है? लेकिन इनकी बात ज्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि 1826 में वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिच वोहलर। क्या नाम था? फ्रेडरिच वोहलर। इनके द्वारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में डिस्कवर किया गया यूरिया। तो याद रखेंगे, यूरिया अमोनियम साइनेट से डिस्कवरी की गई, किसकी? यूरिया की। यूरिया NH2CO NH2, ये वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वही कार्बनिक यौगिक है जिसके बारे में हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिस में पढ़ते आए हैं कि मिट्टी को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो मिट्टी को सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है, देता है। ठीक है, यही बात नहीं रुकी, समय के साथ वैज्ञानिक आए जिनका नाम बर्थोलेट, उन्होंने डिस्कवरी करके दिखाई मेथेन की। और समय बीता, वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम कोल्बे, उन्होंने डिस्कवरी की एसिटिक एसिड की, जिसको हम एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजें अभी हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कहने का मतलब यह है कि जहां धड़ाधड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में डिस्कवर होने शुरू हुए, वहीं एक चीज का खंडन हो गया। क्या? वही जैव रासायनिक सिद्धांत जो कि ये कहता था कि प्रयोगशाला में यौगिकों को डिस्कवरी करना पॉसिबल नहीं है। और फिर क्या हुआ? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि शुरुआती दौर में जो यौगिक डिस्कवर हुए उनमें से कौन कौन से थे? यूरिया था,
एसिटिक एसिड था, मेथेन थी। और एक चीज जो सभी कार्बनिक यौगिकों में, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन पाई गई, वो क्या चीज थी? कार्बन। क्या चीज थी? कार्बन। क्या चीज थी? कार्बन। तो यहीं से आप कह सकते हो कि ये अवधारणा कहां से आई। हाँ, अमोनिया भी नेचुरल कंपाउंड है, बिल्कुल हिमांशु। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि तब के बाद से हम कह सकते हैं दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली कार्बनिक रसायन। क्या? यहां से फिर हम डेफिनेशन पढ़ते आए हैं क्या? दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of कार्बन कंपाउंड। वरना कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं सबको पता ही नहीं, कार्बन प्रेजेंट होता है सबको नहीं पता था। which deals with the study of carbon compounds is called organic chemistry, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। क्या? कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो यहां से हम एक परिचय समझ सकते हैं क्या? कि क्यों हम कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। आई बात समझ में? अब बात करते हैं प्रकृति में कार्बन ही सबसे ज्यादा क्यों? कार्बन सबसे ज्यादा प्रकृति में कौन सा, पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कोई बात नहीं, जो कि सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है? तो आंसर आता है कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है इसका एक विशेष नेचर होता है। क्या? कार्बन का एक विशेष नेचर है कि बहुत इजीली ये ज्यादातर नॉन मेटल्स के संग, हाइड्रोजन के संग, ऑक्सीजन जैसी गैसों के साथ ये बहुत जल्दी कोवेलेंट बॉन्ड बना के और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पर ही प्रकृति में, और सबसे ज्यादा किसके साथ यौगिक बनाता है? कार्बन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ आपको कंपाउंड बनाता हुआ मिलेगा। और इसी बेसिस पे हमको पढ़ा दिए गए हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त होते हैं। हाँ, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? एक मित्र हैं, उनका प्रश्न क्या है कि मैम इससे आरआरबी आरओ क्लियर हो जाएगा? उससे अपर लेवल ही लेके चल रही हूं, यहां पे आ जाओ। तो याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या? ध्यान से सुनिए, हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं हम? प्रकृति में वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से युक्त होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1। तो प्रकृति में क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं, तो एक बात आपको पिछली क्लास से समझ में आ चुकी होगी कि इनके बीच क्या मिलेगा? हमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मिलेगी, कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। फिर भी यहां पर एक बार परिभाषा लिखते हैं क्या? कि ऑल दैट organic compound which made in the presence of carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbons. क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? कि जो कि कार्बन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति में बनते हैं। अब जरा देखते हैं, ये चीज तो हम आपको हिंदी में टाइप कराई दे देंगे, अभी आप यहां पर ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन
तीन टाइप के होते हैं इस बेस पर कि उनमें बॉन्डिंग कैसी मिल रही है। कैसे? नंबर 1 जिसको बोलते हैं एल्केन, हिंदी मीडियम आपको भी एल्केन पढ़ना है। दूसरे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। और तीसरे टाइप के होते हैं जिन्हें हम एल्काइन के नाम से जानते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहां पे एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं यहां पर लिख रही हूं, एल्क का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्क? एल्क डिफाइंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन परमाणु होंगे इसमें जब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन का नाम लेते हैं। और ये जो एन, इन और आइन जुड़ता है, तो याद रखेंगे ये जो एन है, इन है और जो आइन वर्ड जुड़ता है, ये बताता है कि उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड कौन सा है, बंध कौन सा है। आइए जरा देखते हैं हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, पहले वहीं से बात कर लेते हैं कि वह हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड मिलता है, ये क्या कहलाते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है विवेक, देख लूंगी। बिकॉज आप भी समझते हो टेलीग्राम पे फिर आपने बहुत सारे बच्चे, 22,000 से ज्यादा बच्चा ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो हम जब देखते हैं तो इकट्ठा सबका रिप्लाई दे देते हैं। आप लोग थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए। क्या? कि कार्बन कार्बन एटम के बीच जब सिंगल बॉन्ड मिलता है तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं? इन्हें एल्केन श्रृंखला का यौगिक कहते हैं। इनके जो संरचना सूत्र होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये CnH2n+2 को फॉलो करते हैं। ये चीज अभी मैं बताऊंगी, अभी आप सुनिए, ठीक है। ऐसे ही वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र, ये क्या है आपके? संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जिन्हें आता है अच्छी बात है, धैर्य रखें, बाकी लोग सुने। ये CnH2n को फॉलो करते हैं, जबकि जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन, इनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा और इनके जो संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये CnH2n-2 को फॉलो करते हैं। कैसे क्या होता है जरा देखते हैं। तो मेरी बात समझिए, यहां पर नंबर 1 पहले बात कर लेते हैं एल्केन्स की। व्हाट आर एल्केन्स? अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो देखो जरा, सपोज 2 कार्बन एटम है, 2 से क्यों, चलो 1 से ही शुरुआत करते हैं। एक कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 6, वैलेंसी कितनी है? 4, हाइड्रोजन 1, तो 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 से अष्टक बनाएगा, तो इसकी कितनी वैलेंसी है? 4। तो प्रकृति में जब कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कार्बन के एक एक परमाणु से सेटिस्फाई कर ले, इस तरीके से, ऐसे हाइड्रोजन ने अपने 2-2 पूरे करे और कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने उठा के कहा तुम आओ, इधर आओ, 2, 2 4, 2 6, 2 8। और इस तरीके से जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया, तो यहां पर मैं यही समझाना चाहूंगी, क्या? हाँ, ठीक है निखिल, ध्यान दो क्लास पे। तो याद रखेंगे एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ? तो एल्केन श्रृंखला का प्रथम सदस्य है जिसे हम मेथेन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH4। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप बायोगैस का मेन कंपोनेंट, CNG गैस का मेन कंपोनेंट, कल मैं पढ़ा रही थी पाइप्ड नेचुरल गैस, PNG गैस का मेन कंपोनेंट हम पढ़ा रहे थे। ये वही चीज है जिसको हम बायोगैस मेथेन के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ें उससे पहले मैं चाहूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप थोड़ा सा गिनती रिवाइज कर लो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। जब एक कार्बन प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी हाइड्रोकार्बन चेन में, जैसे हाइड्रोकार्बन चेन ही अब हम पढ़ेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो याद रखेंगे तो इसके नाम की शुरुआत होती है मेथ वर्ड से। 2 कार्बन होते हैं तो एथ, 3 कार्बन होते हैं तो मेथ एथ प्रोप, इसी प्रकार से मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन
और डेक। मतलब जब एक कार्बन एटम प्रेजेंट था एक हाइड्रोकार्बन चेन में, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और नहीं है इसमें, तो ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, उसके नाम की शुरुआत हम मैथ वर्ड से करेंगे। तो याद रखेंगे मैथ, एथ, प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। डेक मतलब 10 कार्बन एटम होंगे तो हम नाम लेंगे डेकेन, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब के नाम के आगे एन बता रहा है कि ये सब क्या किससे हैं रिलेटेड, ये सब के सब आपके एल्केन श्रृंखला से संबंधित हैं। एक और एग्जांपल ले लें, आ जाओ। कपिल, हमने तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि हम तुमसे खाली बतियाने बैठ गए तो फिर सिलेबस कब कराएंगे। 3 कार्बन एटम है, इनमें तीनों में, इधर आओ ध्यान से, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक वैलेंसी इस बेचारे की तो सेटिस्फाई होएगी। इधर आओ ध्यान से, इधर देखो, इधर इधर 3 कार्बन एटम हैं, आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसकी कितनी वैलेंसी बची भाई? एक तो इधर हो गई, 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4। कार्बन की भैया 4 से ज्यादा वैलेंसी तो होती नहीं है, तो भैया यहां पर हम हाइड्रोजन अगर ऐड कर दें, जो कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इसका क्या नाम रखोगे? मैथ, एथ, प्रोप। इसका नाम क्या रखेंगे हम? प्रोप। प्रोप हमने क्या बताया था? एल्क नेम। तो इसका एल्क नेम क्या है? प्रोप। और इसका बॉन्ड नेम क्या है? एन। बॉन्ड नेम कहां से हमने पता करा? जब हमने देखा कि कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा नहीं है कोई और बॉन्ड, तो हमने इसका नाम सफिक्स क्या रख दिया? एन। तो अब इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र क्या रखेंगे? 1 2 3 C3 और 2 2 4 2 6 2 8 H8। अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि यहां पे n क्या है? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन। देखो हमने आपको बताया था CnH2n+2, ये संरचना सूत्र होते हैं एल्केन के, सिंगल बॉन्ड वालों के। तो यहां पर n इज इक्वल्स टू कितना है? 3, where n is equals to number of carbon atom, कार्बन परमाणुओं की संख्या को n से निरूपित करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, आप क्रॉस चेक करके देख लो कि आपने स्ट्रक्चर सही बनाया या नहीं। तो हम यहां अगर n is equals to कितना रखें? 3, तो 2 into 3 plus 2 कितना हुआ? 3 दूनी 6 और 1 8। बिल्कुल सही बनाया आपका इसका मतलब स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेन, है ना। एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन श्रृंखला का सदस्य है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। एक और देखें, आ जाओ। 3 हाइड्रो अब की 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। इधर देखो, इसकी एक वैलेंसी इसने सेटिस्फाई कर ली, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कार्बन की 4। जब भी हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनाएं, हम इस चीज का ध्यान रखें, चौथी की 5वीं वैलेंसी नहीं कर देना है। ठीक है। तो याद रखेंगे जब हाइड्रोजन इसमें मर्ज हो गया, ऑलराइट, नाम रखो इसका एल्क नेम कितना होगा? एल्क नेम कितना होगा? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये इसका एल्क नेम है। और एन क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है पेंटेन। पेंटेन का संरचना सूत्र क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C5 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 H12। तो ये है हमारे सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक चीज जो कि हमें बहुत अच्छे से यहीं पर लिख लेनी चाहिए थी, क्या? कि वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड मिलता है, इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। आओ इधर लिखवा दे, क्या बोलते हैं इन्हें? हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या है हमारे? सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, एल्कीन और एल्काइन समूह के सदस्य, ये हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं।
ध्यान से सुनेंगे। अब बात करेंगे हम एल्कीन श्रृंखला का। एक बात तो आपको क्लियर होगी क्या, कि जो मेथेन है ये सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या ब्यूटेन किसका है, क्या ब्यूटेन किसका है, हम समझे नहीं। तो यहां पर देखो, अब बात करते हैं सेकंड, जिसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन्स क्या होते हैं, अभी बताया, जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड मिलता है। आओ बनाएं एक ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें कार्बन कार्बन दोनों भैया भैया ने आपस में डबल वैलेंसी एडजस्ट कर ली, कि दो वैलेंसी हम आपस में क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो इसकी कितनी बची, एक दो, इसकी एक दो, है ना, एक दो तीन चार, तीन चार, इतनी तो बचेंगी। तो इसको हाइड्रोजन से हमने सेटिस्फाई कर दिया। क्या फॉर्मूला हो गया, C2H4। इसका एल्क नेम क्या होगा, मैथ एथ। इसका एल्क नेम क्या होगा, एथ। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन, तो नाम क्या हो गया इसका, एथीन। हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसी एथीन को, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, C2H4, इसी को हम पढ़ते रहते हैं एथिलीन एथिलीन एथिलीन। सो एथिलीन इज एक्चुअली द इंडस्ट्रियल नेम, याद रखेंगे। हाँ ठीक है, अशोक कुमार अभी थोड़ा सा थ्योरी पे कवर कर लेते हैं, सब बताएंगे एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में ऐसे आएगा कि जो स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे पूछा जाएगा। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दे दिया और आपसे पूछा कौन एल्कीन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज, ऐसे दे देंगे C2H12, C6H12, C7H14, ऐसे करके 4-5 ऑप्शंस दे दिए, ऐसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, प्राची सिंह बात कर रही हैं। हाँ, क्या ध्यान रखना है हमें, कि इसी को हम एथिलीन के नाम से, हम अपने घर में बोलते हैं पन्नी, पॉलिथीन, पॉलिथीन, पॉलिथीन तो शॉर्ट में बोल देते हैं, दैट इज एक्चुअली पॉलीएथिलीन। तो हमें अपने दिमाग में इसका सबसे पहला यूज याद रखना है कि एथिलीन को ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं, पॉलीमर्स बनाने में यूज करते हैं। तो डेली लाइफ में जो हम पन्नी पन्नी बोलते हैं, पॉलिथीन, वो एक्चुअली पॉलीएथिलीन है। और एथिलीन भी एक्चुअली इसका इंडस्ट्रियल औद्योगिक नाम है, बाजारू भाषा का नाम है। इसका एक्चुअल नाम क्या है, एथीन। तो एथीन, आपसे पूछ लें एथिलीन का अन्य नाम क्या है, एथीन, एथाइन, एसिटिलीन, ऐसे कर देगा। तो जो पूछ रहे हैं ना कैसे पूछा जाएगा, आप थ्योरी समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। तो एथीन को ही एथिलीन के ही नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें एक और एग्जाम्पल देना हो कि देखो 3 कार्बन एटम है, 2 ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, किससे, डबल बॉन्ड से, तीसरा आया उसने सिंगल से सेटिस्फाई कर ली। ध्यान से देखना, तो 2 3 4, इसको देखो 1 2 3, ठीक है, एक तुम चौथा ऊपर लटका दो चाहे नीचे लटका दो, हाइड्रोजन होना चाहिए। इधर देखो 1 2 3 4, एक बार क्रॉस चेक करके हमें जरूर देख लेना है क्या, कि कहीं पे 4 की 5 तो नहीं लटका दी, इधर और लटका दें, पता चला, ऐसे नहीं, है ना। तो जब घर में प्रैक्टिस करिएगा, आप एक क्लास होने दीजिए, फिर हम आपको स्वयं बता देंगे, कि खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें कि कैसे पूछा जाएगा। तो इधर देखो ध्यान से, 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल सही चेन बनी हुई है। इसका हम क्या नाम रखें, मैथ एथ प्रोब। जो पूछ रहे हैं ना कैसे पूछा जाएगा, उपरोक्त दी हुई संरचना का नाम बताइए, ऐसे पूछा जाएगा। तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप। प्रोप और क्या बोले, एन बोले, इन बोले। तो एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैम अगर हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हम जो सफिक्स जोड़ेंगे नाम के एंड में, एन जोड़ेंगे या इन जोड़ेंगे, तो प्रायोरिटी फिर हम डबल बॉन्ड के सफिक्स को देंगे। अच्छा ठीक है, ओके कपिल। तो याद रखेंगे क्या, हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड लगे और ट्रिपल और लगा दो, तो फिर हम ट्रिपल को प्राथमिकता देंगे। तो याद रखेंगे, तो प्रोप और प्लस इन, इसको हम प्रोपीन बोलेंगे, है ना। तो मैथ एथ प्रोप, फॉर्मूला किस क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो, आओ बताओ। 1 2 3 C3
दो, दो चार और दो छह, H6। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो एल्कीन होते हैं इनके संरचना सूत्र CnH2n को फॉलो करते हैं। n इज इक्वल्स टू तुम 2 रख के देख लो तो यहां पर पक्का 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। और ऐसे ही n इज इक्वल्स टू तुम 3 रख के देख लो तो ऑटोमेटिकली 3 इंटू 6 हो जाए, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्रॉस चेक करके आपको क्या करना है, किसका था, हाँ अशोक कुमार। अशोक हमें घर पे क्या करना है कि मैम ये जो तुमने मकड़ जाल बना बना के दिखाए हैं, मन से ऐसी आवाजें निकल रही होंगी, इसका हम क्या करें, है ना, ऐसी आवाजें निकलती हैं। तुम ये करो, एक रफ पेपर लोगे आज, ठीक है अशोक, और फिर हम क्या करेंगे कि आज हमें मैडम ने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के मकड़जाल सिखाए थे, वो मकड़जाल तुम भी बनाओगे। बस अशोक एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच जब भी हम बॉन्ड बनाएं तो याद रखना 4 की 3 वैलेंसी मत कर देना, 4 की 5 मत कर देना। अभी तो खैर हम अभी एल्काइन पढ़ाएंगे, अशोक आओ उसे और देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से सुनो, क्या, तो ये हमने क्या पढ़ा, सेकेंड कैटेगरी जिसको हम एल्कीन के नाम से जानते हैं। अब थर्ड कैटेगरी जिसको हम पढ़ते हैं एल्काइंस, है ना। एल्काइंस क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, थर्ड वाले एल्काइंस क्या होते हैं। सरल भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो सब प्रकृति में पाई जाने वाली गैसें हैं, ठीक है दीक्षांत धीर, हाँ 1 इन, ओके। तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही बात बता रहे, 1 इन, ओके। तो याद रखेंगे एल्काइंस ये क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलते। तो जरा देखो, 2 कार्बन एटम जिन्होंने आपस में ही 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, तो इनकी बची कौन कौन सी, एक इनकी बची, एक इनकी बची, इसमें हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। क्या नाम हो गया इसका, क्या नाम हो गया, तो इसका एल्क नेम हो जाएगा मैथ एथ, एथ सॉरी एथ, और साथ में बॉन्ड नेम क्या लेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, इथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, C2H2। इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, वैसे बेसिकली हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसे एसिटिलीन के नाम से पढ़ते हैं। अशोक हमें एग्जाम ऐसे पूछेगा द अदर नेम ऑफ एसिटिलीन, भाई C2H2 इसी गैस को तो पढ़ रहे थे कल परसों हम, क्या C2H2 किसका दूसरा नाम है, एसिटिलीन बोला जाता है इसको औद्योगिक जीवन में। इसका प्रयोग ऑक्सीजन के संग हम किस रूप में करते हैं, याद रखेंगे ऑक्सीमेथेन का प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग में पढ़ा रहे थे हम आपको, वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सीमेथेन एक विस्फोटक है जिसकी ज्वाला का तापमान काफी ज्यादा होता है, लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस, ऐसे याद रखना है हम। किस, अब जो एसिटिलीन है जिसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं, ये किस कैटेगरी से, क्या संतृप्त, इनमें से कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ऐसे डाल दिया आपको, 4 ऑप्शंस दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए, उच्चारण से ही उच्चारण से तो समझ जाओगे ना, आइन लगा के अगर बोलेगा, अगर बोलेगा इथाइन तो बच्चा इजीली समझ लेगा, वो बोलेंगे एसिटिलीन तो यहां से हमें चीजें पकड़नी पड़ेंगी, ऑलराइट। तो याद रखेंगे एसिटिलीन इसी एथाइन श्रृंखला का सदस्य है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है इस एथिलीन को। हमारे घरों में चाहे नॉर्मल पॉलिथीन यूज होती हो और चाहे पीवीसी पाइप, इसी एथिलीन में, इधर आओ, एथिलीन का सूत्र क्या है आपका, डबल बॉन्ड है, इसी को तो बोलते हो एथिलीन एथिलीन एथिलीन। जब यही बीच से बॉन्ड ब्रेक करके, जब ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके और इस प्रकार से कॉमनली जुड़ते चले जाते हैं रेखीय बहुलक के रूप में, पॉलीमर्स ऐसे आपस में ही जुड़ रहे हैं, लेकिन कौन है, जब इनको सिंगल यूज किया था तो ये मोनोमर कौन था, एथिलीन, तो फिर हम इसी को पॉलिथीन का नाम दे देते हैं। लेकिन इसी एथिलीन का अगर हम एक सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन रिप्लेस करा देते हैं क्लोरीन से, अब ये बन गया है क्लोरोएथिलीन, क्लोरोएथिलीन या क्लोरोएथीन भी बोल सकते हो। तो हमें पता होना चाहिए ये पीवीसी का मोनोमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हम पॉलीमर में आपको बताएंगे ये होता क्या है, थैंक यू सो मच। तो याद रखेंगे कि ये होता क्या है, क्लोरोएथिलीन का ही बहुलक होता है जिसे हम
पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी के पाइप पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे ये पीवीसी का मोनोमर है, एकलक है। ठीक है, व्हाट इज पीवीसी? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि क्या है? क्लोरोएथिलीन, क्लोरोएथिलीन संबंध। आई बात समझ में? तो ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये क्या थे? हमारे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स थे जिनके डेली लाइफ से रिलेटेड हमको बहुत सारे क्वेश्चंस पता ही हैं। जैसे मेथेन बायोगैस है, डिफरेंट टाइप सीएनजी पीएनजी में पाई जाती है ना। हाँ, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इन हाइड्रोकार्बन चेन्स में कई बार कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। अभिषेक कुमार जरा सुनिएगा, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? कि जैसे कि इधर देखो, फंक्शनल ग्रुप, या जिसको हम क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं, ये क्या है? तो जैसे कि सबसे ज्यादा हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो, वो सुनते हैं पहले। पहला है एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप क्या होता है? सिंगल वैलेंसी OH। जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हम एक हाइड्रोजन को की जगह पर OH ग्रुप लगा देखें पूरा का पूरा, ऑक्सीजन जिसकी 2 वैलेंसी है, इधर देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी कितनी होती है इसकी? -2, मतलब 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1, तो ये क्या करता है? एक वैलेंसी, तो इसने क्या करा? एक वैलेंसी हाइड्रोजन के संग शेयरिंग में सेटिस्फाई करवा ली। लेकिन एक वैलेंसी ये किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप में जुड़ के सेटिस्फाई कराता है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि ऐसे अगर हम इसको लिखें तो गलत नहीं होगा कि ऐसे जुड़ा होता है। तो एल्कोहल ग्रुप जिसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, इस ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके नाम का उच्चारण ऑल वर्ड के संग होता है। जरा देखते हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहे थे कि ये क्या है? एल्केन श्रृंखला का प्रथम सदस्य। क्या नाम था इसका? मेथेन। मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन। इसी में अगर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाए? एल्कोहल से, तो अब इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल जी, या फिर इसे हम मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। मिथाइल एल्कोहल। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप भी ना लगा हो और हाइड्रोजन हटा के स्थान रिक्त हो, तो IUPAC जब हम आपको बनवाएंगे तो हम खुद आपको परिचय देंगे कि अपने आप में चलता फिरता एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम ही मिथाइल है। तो मिथाइल, इसमें अगर किसको ऐड कर दिया जाए? हमने एल्कोहल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो अब ये बन गया मिथाइल एल्कोहल या मेथनॉल। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कच्ची अथवा जहरीली शराब का, कच्ची या जिसको बोल देते हैं जहरीली शराब का मुख्य घटक कहते हैं। शराब का मुख्य घटक है। आपको पता होना चाहिए ये कब बन जाता है? इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन, गन्ने के रस से, अंगूरों के रस से शराब बनाई जाती है, ये आप सभी को पता है। और किससे बनती है? बेसिकली जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही होती है। तो याद रखिएगा कि ये इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन के दौरान अपूर्ण किण्वन के तहत कौन सा अल्कोहल बनता है? तो इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन अपूर्ण किण्वन के तहत बनती। आपको पता होना चाहिए क्या कि इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि वुड स्प्रिट या वुड एल्कोहल किसका दूसरा नाम है, तो इसे वुड स्प्रिट या वुड एल्कोहल इसलिए कहते हैं, वुड स्प्रिट, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा भी, हाँ कच्ची दारू, शाबाश अशोक जी, हाँ कच्ची शराब, यही शब्द है हंसने की। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये लकड़ी के, यहीं पर लिखवा देती हूं, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा भी तैयार किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल ड्रिव, लकड़ी का भंजक आसवन इंग्लिश में बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसको तैयार किया जाता है। इसीलिए इसे हम, हाँ,
तो याद रखेंगे किस नाम से जानते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कोहल होता है जो कि बॉडी झेल नहीं पाती, इस वजह से कई लोगों को मौत हो जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सी दवाओं में बहुत सारे ऐसे मालिश तेल होते हैं जिनमें ये यूज होती है। अब आपको सुन के बात हो सकता है अजीब सी लगे, ऐसे बहुत सारे रोग हैं, गठिया में जाने कितने ऐसे पेशेंट आपने सुने होंगे जो कि देसी दवा के तौर पे उनको बताया जाता है कि कच्ची शराब कहीं मिल जाए तो क्या करेंगे, थैंक यू सो मच आप, तो उसकी मालिश के लिए वो यूज करते हैं। ये वह कच्ची शराब है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है जिसको अक्सर निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, छोटा बच्चा है जिसको अक्सर निमोनिया की, तो उनके शरीर पे मालिश की जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कोहल होता है। तो याद रखेंगे इसको हम क्या बोल देते हैं, मिथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर डबल, हाँ याद रखेंगे, दो कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई एक एल्केन श्रृंखला, ले लिया एग्जाम्पल, जिसका नाम है एथेन। अब इसमें अगर एक हाइड्रोजन का विस्थापन या रिप्लेसमेंट करा दिया जाता है एल्कोहल ग्रुप से, तो इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे एथेनॉल, या इसी को हम इथाइल एल्कोहल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इथाइल एल्कोहल। इसे क्या, ये क्या होता है, इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन, ये है शराब। तो किसके तहत बनती है, ये कंप्लीट फर्मेंटेशन या पूर्ण किण्वन के तहत, कंप्लीट फर्मेंटेशन या पूर्ण किण्वन के तहत बनती है। और साथ याद रखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिट ऑफ वाइन। तो स्पिरिट ऑफ वाइन किसका दूसरा नाम है, याद रखेंगे, इसे हिंदी मीडियम आप भी इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन में जब ये जुड़ेगा तो ये इस प्रकार से एथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, इस प्रकार से नाम इसके बन जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोल देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, या एल्डिहाइड समूह कौन सा होता है, या हिंदी में भी एल्डिहाइड, याद रखना जब सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हो, CHO, ठीक है, तो इसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और इनके नाम का सफिक्स होता है अल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे होता है। जैसे कि यहां पर ध्यान से देखो, जैसे कि मेथेन ही ले लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। मेथेन में अगर एक हाइड्रोजन का विस्थापन रिप्लेसमेंट हो गया, और किससे रिप्लेसमेंट करा दिया हमने, CHO ग्रुप से। अगर मैं आपसे अभी पूछूं तो हो सकता है पहली बार में नाम निकले कि मैम मेथेनल। एक चीज याद रखना, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ रहे थे, इस फंक्शनल ग्रुप में अपना कार्बन नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। तो जब हम नाम रखते हैं तो हम सिर्फ जो जिस चेन में यूज कर रहे होते हैं उसके कार्बन काउंट करते हैं। यहां पे क्या कहानी हो जाती है, यहां पर इस श्रृंखला में अपना भी एक कार्बन है, तो जब हम नाम रखेंगे तो इसका भी काउंटिंग करेंगे। जैसे एल्क नेम जब रखेंगे तो मैथ, एथ, अब आप इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम होगा एथेनल। सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CHO। क्या नाम होगा इसका, याद रखेंगे, एथेनल। और यही चीज किस नाम से जानी जाती है, इसे एल्डिहाइड ग्रुप में काउंट करते हैं। ऑलराइट, इसी प्रकार से अगर मान लो इन केस कि ये फंक्शनल ग्रुप मेथेन की जगह सिर्फ और सिर्फ उठा के हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दें हम, क्या ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाए तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा HCHO। अब हम इसको कह सकते हैं मेथेनल, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या कह सकते हैं इसे हम, मेथेनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसकी शक्ल देख के जल्दी से बताओ हमने इसको प्रैक्टिस में कैसे पढ़ा है। मेघवाल जी आप बताइए, प्राची इसको कैसे पढ़ा है। इसी मेथेनल को हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से, याद रखिएगा जो ये एल्डिहाइड समूह, ये फंक्शनल ग्रुप जहां जहां हम पढ़ते हैं ये टॉक्सिक चीजें बनाता है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, भिन्न प्रकार के कीटनाशक हो, जहरीली दवाएं कीटनाशक के तौर पे, हाँ फॉर्मेल्डिहाइड, राजपाल याद रखिए।
तो याद रखेंगे HCHO इसी का औद्योगिक नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। कोई यूज बताओ इसका, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज क्या होता है कीटनाशक वगैरह, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि यदि मांस को संरक्षित रखना हो। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि लाशों को जब हमें मसाला वसाला लगा के संरक्षित म्यूजियम में रखना पड़ता है, कोई पशु है जो कि विलुप्त हो गया है ना, तो याद रखेंगे मम्मी ऐसे पूछा गया था कि मिस्र की सभ्यता में ममीज को रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता था, तो एक प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड ही था। तो याद रखेंगे मृत शरीर को संरक्षित रखने में, मृत शरीर के संरक्षण में या संरक्षित रखने में इसका प्रयोग होता है, रखने में प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ याद रखना है कि इसी फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इसको प्राची हम फॉर्मेलिन के नाम से भी जानते हैं। इस फॉर्मेलिन को हम सब ने कहा देखा है, बायो लैब में बड़े बड़े कंटरों में बच्चे भिन्न प्रकार के अंग प्रत्यंग दिखाए जाते हैं बच्चों को, है ना, बच्चों को दिखाने के पर्पज से कि देखो ये माँ के पेट में 4 महीने का भ्रूण खत्म हो गया, 3 महीने का बच्चा इतना बड़ा होता है, उसके ऐसे नाक कान बन पाए होते हैं, ये रियल हृदय है, ये असली किडनी है। तो याद रखेंगे वो जो हमने कंटर में ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ देखा है वो पानी नहीं था, पानी हो तो बदबू मारने लग जाएगा, फॉर्मेलिन का यूज किया है, करा जाता है। अब एक बात आपको शॉक्ड कर देगी कि अब इसका यूज बहुत गलत तरीके से खाद्य पदार्थों में होने लग गया है, जैसे कि विशेष रूप से जो लोग नॉनवेज खाते होंगे ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जब फिश खरीदने जाते हैं मार्केट में, अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कोई कोई तटीय वो थोड़ी है कि कोई समुद्री तट लग रहा है, केरला थोड़ी है, लेकिन यहाँ के मछली मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कि इतनी सारी मछली आती है जब इतनी दूर से ट्रक में लद के बड़े बड़े ड्राम में, तो क्या खराब नहीं हो जाता, मीट है सड़ने क्या नाम है, थैंक यू सो मच चंदू, खराब नहीं हो जाएगा, मांस है बदबू मारने लग जाएगा। तो याद रखिएगा कि ऐसे एरियाज से जहां पर समुद्री तट लगते हैं वहां पर ड्रम में भर के जब ये मछलियां आती हैं तो फॉर्मेलिन में लाद के भेज दी जाती, इस अपेक्षा के संग कि धोके खाई जाएगी, लेकिन इसका बहुत ही तगड़ा शरीर पर असर होता है, ये एक प्रकार से कार्सिनोजेनिक है, कैंसरकारी पदार्थ। शायद इसीलिए कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके घर वाले खासकर बड़े बूढ़े कहते हैं मरी हुई मत ले आना, जिंदा कटवाना अपनी आंखों के सामने, क्यों, क्योंकि जो मरी हुई है उसका यही हो सकता है कि वो लद के आ रही। दैनिक जीवन की चीज है, आपको बहुत अच्छे से पता होनी। इसी प्रकार से आजकल तरबूज हम लोग गर्मियों में अब खाएंगे, सबको लाल तरबूज चाहिए, मीठा तरबूज चाहिए। अब बेचने वाला बेचारा पता चला 100 तरबूज लेके आया, उसमें से 40 ही मीठे निकले, तो बाकी क्या वो अपने घर ले जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अच्छा खाना बंद की बात नहीं है, मैं तो ये कहूंगी कि अब तुम में बताएं सबसे इक्विवेलेंट, मीट के इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन की दाल में होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि खाने में लोग नहीं आ जाती। अच्छा ठीक है, तो यहां पर फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ये तुमसे आज हमने जो चर्चा की है इसे लिख लेना, ये जानकारी नहीं है, ये रिसेंट सर्वे में चीजें सामने आई हुई और बैन हुई हैं। क्या कैल्शियम कार्बाइड से फल पकाए जाते हैं जो कि बैन है, कार्सिनोजेनिक मटेरियल है। इसी प्रकार से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, ये वही ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस हैं जब दूध लेने जाते हैं हम डेयरी में, अब कोई गाय है, भैंस है, नहीं दूध दे रही, माँ है, उसे तो बच्चा चाहिए अपना, बच्चा उसका मर गया या किसी कारणवश नहीं भाई, तो क्या करते हैं, एक तो पहला तरीका ये है कि जो बच्चा मर गया उसकी खाल में भूसा भरवा के, और वो क्योंकि जानवर है उसे तो खाल में खुशबू समझ में आती कि मेरा बच्चा आ गया, उसने अपने स्तन से दूध निकाल दिया। अन्यथा सबसे ज्यादा क्या काम करा, इतना कोई नहीं करता, उठाया इंजेक्शन लगाया इसका ऑक्सीटोसिन का, अब 5 मिनट के अंदर बस छः 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 दूध।
तो ऐसे अब मैं तो कहूँगी आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपके घर में आज भी गाय पाली जाती है। और मेरा तो ऐसा पर्सनल मानना है कि चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको अपने शरीर के सेवन के लिए, दूध के लिए अपने घर में है कॉर्बेट, क्या कॉर्बेट कहते हैं, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, ठीक है। कोई शर्म की बात नहीं है, हर लड़की को दूध काढ़ना आना चाहिए और हर लड़के को निकालना आना। हर चीज खरीद के खाओगे तो यही हाल होगा। पैकेट वाला दूध, पॉस्चराइज्ड मिल्क, क्या है पता है? पॉस्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? पैकेट के ऊपर, अब जैसे आज की डेट है 31, आप नया नया पैकेट मॉर्निंग में लेने गए, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपायरी डेट इस दूध की है 4 नवंबर। अब दिमाग लगाओ कि हम लोग लेके आते हैं डेयरी से तो बड़ी जल्दी फट जाता है, ये 4 दिन तक फ्रिज में रख के बेच सकता है, ऐसा क्या है? तो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पॉस्चर। क्या नाम था? लुईस पॉस्चर। उन्होंने दिमाग लगाया कि दूध फटता क्यों है। बैक्टीरिया की वजह से कोई भी चीज खराब होती है, सड़ती है, फटती है, फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। इस ससुरे किण्वन को रोको किसी तरीके से, मतलब बैक्टीरियल रिएक्शन को रोको। अब उस लुईस पॉस्चर ने अपना दिमाग लगा के बैक्टीरियल रिएक्शन कैसे रोकी कि दूध को अत्यंत उच्च तापमान पर उबाल के तुरंत ठंडा कर दिया जाता है चैम्बर्स में। ऐसा करने से उसमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हम पढ़ते हैं वो 90% तक खत्म हो जाता है और नया बैक्टीरिया बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं, जब तक वो दूध वही एक्सपायरी डेट की। क्या आई बात समझ में? तो ये चीजें हम ये मत सोचना ज्ञान दे रहे हैं। पॉस्चराइजेशन इज द प्रोसेस, इज द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन डिस्कवर्ड बाय लुईस पॉस्चर, जिसमें दूध का पाश्चुरीकरण करा जाता है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, बैक्टीरिया नष्ट कर देते। आपने कभी अपने घर में सुना होगा, ग्रैंड पेरेंट्स ही ज्यादातर ये बातें बताते हैं, क्या बाबा दादी, कि कच्चा दूध पियो, कच्चा दूध पियो। उसका कारण यही है कि ये तो तुम्हें बायो में भी पढ़ाया जाता है, हम ही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में तुम्हें, क्या कि अत्यंत उच्च तापमान पर बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है। और अगर दूध का बैक्टीरिया ही नष्ट है तो दूध में बचा क्या? फैटी फैट। दही खाते हो उसमें हाँ, दही खाते हैं, है ना? कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब वही खत्म हो गया तो बचा क्या दूध? क्या? हाँ। तो बेसिक सी चीजें हैं लेकिन हमारे काम की हैं, हमको ध्यान रखनी। तो फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड हमने आज समझे। और क्या समझा कि ये जब फंक्शनल ग्रुप में ऐड होता है तो कैसे नेमिंग करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोकार्बन चेन। क्या नाम है इसका? जल्दी से बताएगा, कौन बताएगा? मैथ एथ प्रोपेन है। मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला है। इसमें अगर कहीं पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया तो क्लास एंड करने से पहले फटाफट बताओ इसका नाम क्या होगा, सूत्र क्या होगा? दोनों चीजें आप बताओ, जल्दी से बताओ। शाबाश प्राची, अशोक, मेघवाल जी, हेमंत, अंजलि, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ, जल्दी 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 से बता दो, बता ले जाओगे मुझे पूरी। बेसिक चीजें आज हमने डिस्कस की थी, साइंस के बच्चे तो वैसे भी बता। हाँ बताओ, आवाज देर से पहुंचती है तुम लोगों के पास मेरी। एमएस पूछ रहे हैं तो वो दूध वाला बैक्टीरिया अच्छा होता है क्या? बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। सारे बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, कोई वायरस थोड़ी है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। दही खा रहे हो, बैक्टीरिया ही खा रहे हैं हम उसमें, और क्या। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, जीवाणु कहे जाते हैं इन्हें, विषाणु थोड़ी कहते हैं। तो या क्या नाम लिया तुमने? प्रोपेनल, जी हाँ। मैथ एथ प्रोप, डंडे पड़ेंगे। प्रोपेनल कौन बोला? फिर वही वाली बात कर देते हो। दिली क्या नाम है, और क्या नाम, कौन बोला ये? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। यही तो हम तुम्हें समझा रहे थे हाइड्रोकार्बन चेन में कि काउंटिंग तो इन कार्बन की तो करोगी ही करोगी, साथ में ये भी तो देखो कि जिस फंक्शनल ग्रुप को आप ऐड कर रही हो उसका भी तो अपना एक कार्बन है।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। मैथ एथ प्रो ब्यूट, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। सूत्र क्या हो जाएगा, 1 2 3 C3, 2 2 4 2 6 और 1 7 H7CHO। ऐसे पूछेगा, ठीक है अशोक। शायद आप ही पूछ रहे थे ना कि ये क्वेश्चंस पुटअप कैसे करे जाएंगे। ऐसे पुटअप करे जाएंगे, उपरोक्त दी हुई संरचना का नाम बताइए, है ना। आपसे ऐसे ऐसे दे दिया और बताओ इनमें से ये जो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, ऐसे सूत्र लिख के दे दिया और पूछा इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ। बेसिक सी चीजें हैं, बस ऐसे ही पूछेंगे, अच्छे से कराएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई ना कोई ना। चलो मैडम शर्मा, ओके। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, पॉजिटिव लोगों को सुनो, और जितना हो सके, अब जैसे रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, क्या मैं बात कर रही हूँ भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जितना अच्छा प्रदर्शन हुआ और जिस बच्ची का नाम इतने अच्छे से छा गया, एक आध जरा उसकी वीडियोस उठा के देखना, कोई नया चेहरा नहीं, ऐसा लगेगा कि हम तुम से ही तो कोई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है रोहित, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।